In this video, we will going to learn about fundamental rights. That means मौलिक अधिकार. This is the 7th chapter from the book of Indian polity. That means ये 7वां चैप्टर है इंडियन पॉलिटी की बुक से, जो कि लक्ष्मीकांत की बुक है. नाउ यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है कि द फंडामेंटल राइट्स आर इंस्राइंड. इंस्राइंड मीन्स होता है उसमें सम्मिलित होना या फिर निहित होना. ठीक है, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो किस में निहित है इन पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, जो पार्ट 3rd है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें फ्रॉम आर्टिकल्स 12 to 35 यानी कि आर्टिकल्स 12 से 35 के बीच में जो पार्ट 3rd है, उसी आर्टिकल्स 12 से 35 में क्या है, फंडामेंटल राइट को निहित किया गया है, उसमें सम्मिलित किया गया है. इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में कह सकते हैं या फिर इस संदर्भ में कह सकते हैं. ठीक है, इन दिस रिगार्ड द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे, जो फ्रेमर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान निर्माता थे, डेराइव्ड इंस्पिरेशन, उनके मन में जो इंस्पिरेशन थे, जो ये भावना थी कि हमें करना चाहिए, कहाँ से उत्पन्न हुई, तो ये उत्पन्न हुई फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए. ठीक है, अमेरिका के संविधान से, जो उसमें आर्टिकल्स है, जो उसमें, ठीक है, जो उसमें एक पार्ट है, जो उसमें पार्ट है कि द बिल ऑफ राइट्स. ठीक है, जो ये बिल ऑफ राइट्स है, जैसे हमारे पार्ट में फंडामेंटल राइट्स एक टॉपिक है. ठीक है, एक राइट्स है, उसी तरह जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए है उसमें भी बिल ऑफ राइट्स था. उसी के थ्रू, उसी से इंस्पायर होकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स है, उन्होंने इस आर्टिकल को, उन्होंने इस फंडामेंटल राइट्स को इंसराइड के आर्टिकल्स 12 to 35 के अंडर में इन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3rd में. ठीक है, उसके बाद पार्ट 3rd को यहाँ मेनली कहा जा रहा है, पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज अ मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. ठीक है, यानी कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है पार्ट 3rd को. मैग्ना कार्टा भी होता है एक कानूनी पत्र होता है. ठीक है, तो उसका मैग्ना कार्टा का हिंदी होता है कानूनी पत्र, यानी कि एक संवैधानिक लेटर होता है उस तरह का, उसे कहा जाता है. इसमें इंपॉर्टेंट जो राइट्स होते हैं उसके बारे में दिए गए. तो उसी तरह ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये पार्ट 3rd के अंडर ही है. और पार्ट 3rd में और भी बहुत सी चीज़ें होंगी, उसी के थ्रू क्या हो रहा है कि इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जा रहा है. नाउ इट कंटेन्स अ वेरी लॉन्ग, ठीक है, ये क्या कहता है, बहुत लंबा एंड कम्प्रहेंसिव, ठीक है, व्यापक. ठीक है, ये बहुत ही लंबा और क्या है, कॉम्प्रहेंसिव है, बहुत व्यापक सूची है. लिस्ट ऑफ जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, यानी कि मौलिक अधिकारों की क्या बहुत ही लंबी और व्यापक सूची है. हाँ, जस्टिसेबल मीन्स होता है न्याय लायक, ऐसी जो फंडामेंटल राइट्स जो कि न्याय के लायक हैं. ठीक है, वैसी जो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, उनकी एक बहुत ही लंबी और व्यापक सूची है, ये कंटेन करता है ये पार्ट 3rd. इनफैक्ट द फंडामेंटल राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर मोर इलेबोरेट. ठीक है, क्या है इलेबोरेट, यानी कि प्रायोगिक है, देन दोज फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी अदर कंट्री. अगर हम अन्य दुनिया की तुलना में, अगर हम किसी दूसरी दुनिया की तुलना में देखिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या मोर इलेबोरेट है, अत्यधिक प्रायोगिक है, अदर देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज, लाइक इंक्लूडिंग, यहाँ पे किया जा रहा है इंक्लूडिंग द यूएसए. अगर हम यूएसए का जो बिल ऑफ राइट्स उसे भी इंक्लूड करें तो उससे भी हमारा इलेबोरेटेड फंडामेंटल राइट्स है. ठीक है, यही बात कही जा रही है. नाउ द फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इसे गारंटी देता है टू ऑल पर्सनस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. यानी कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है फंडामेंटल राइट्स को कि किसी भी पर्सन के साथ, ठीक है, कि जो कोई भी पर्सन हो, सभी पर्सन के साथ, सभी पर्सन के साथ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी भेदभाव के आधार पर ये फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट्स को भेदभाव नहीं किया जाएगा. ये कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है फंडामेंटल राइट्स का. ना उसके बाद करें दे अपहोल्ड द इक्वलिटी. ठीक है, ये क्या करते हैं, अप इक्वलिटी को अपहोल्ड करते, इक्वलिटी रखते हैं ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, यानी कि सभी व्यक्तिगत व्यक्तियों की इक्वलिटी को. डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, डिग्निटी मीन्स होती है गरिमा, इक्वलिटी मीन्स होती है समानता, एंड द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट मीन्स होता है वृहत जनसमूह, वृहत जनहित. ठीक है, या फिर बड़ा जनहित पे कह सकते हैं. ठीक है, एंड यूनिटी ऑफ द नेशन, और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखता है. ठीक है, अपहोल्ड करता है इक्वलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एंड यूनिटी ऑफ नेशन को अपहोल्ड करता है, ये फंडामेंटल राइट्स. उसके बाद करता है फंडामेंटल राइट्स क्या है. फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. भैया फंडामेंटल राइट्स का मतलब देगा, फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है क्या ना, फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में हो गया राजनीतिक लोकतंत्र. ठीक है, तो राजनीतिक लोकतंत्र के जो आदर्श हैं, जो आइडियल है उसको उसको प्रमोट करना. ठीक है, कि मतलब इसमें सही चीज़ क्या है, उसको प्रमोट करना, ये फंडामेंटल राइट्स का मेन मुद्दा है. ठीक है, उसके बाद द प्रिवेंट, ये दे प्रिवेंट करता है. ठीक है, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स से प्रिवेंट करते हैं द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन अथॉरिटेरियन एंड डेस्पोटिक रूल इन द कंट्री. ठीक है, कहने का मतलब कि अथॉरिटेरियन मीन्स होता है सत्तावादी एंड डेस्पोटिक मीन्स होता है निरंकुश. ठीक है, तो प्रिवेंट मीन्स होता है सख्ती से मना करना या फिर मना करना. डेस्पोटिक रूल दैट मीन्स निरंकुश शासन जो भारत में जो देश में होगा उसे रोकने के लिए ही प्रिवेंट किया गया. एंड प्रोटेक्ट द लिबर्टीज एंड फ्रीडम ऑफ द पीपुल अगेंस्ट द इन्वेजन बाय द स्टेट.
और प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट द लिबर्टीज एंड फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता को और आज़ादी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बाय ऑफ द पीपल, लोगों की स्वतंत्रता और आज़ादी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगेंस्ट द इन्वेजन बाय द स्टेट। यहाँ पे इन्वेजन में होता है आक्रमण करना, फिर अत्याचार करना, ठीक है, अगेंस्ट द इन्वेजन बाय द स्टेट। अगर राज्य के द्वारा कोई अत्याचार किया जा रहा है, अगर राज्य के द्वारा कोई अत्याचार किया जा रहा है पीपल्स के अगेंस्ट, तो वहाँ पे लिबर्टीज एंड फ्रीडम्स को, पीपल्स की जो लिबर्टीज एंड फ्रीडम्स होगी उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को इंसाइड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में। उसके बाद कह रहा है they operate as a limitation on the tyranny of the executive and arbitrary laws of the legislature। कहने का मतलब ये है कि दे ऑपरेट करते हैं एज ए लिमिटेशन, यानी कि एक सीमा के तौर पर कार्य करते हैं। ऑन द टिरनी, टिरनी में होता है अत्याचार ऑफ द एग्जीक्यूटिव, अगर कोई कार्य ना, यहाँ पे कहा जा रहा है दे ऑपरेट एज ए लिमिटेशन, जैसे कि मैंने बताया कि वो क्या होता है, ऑपरेट करते हैं एज ए लिमिटेशन, सीमा के तौर पर कार्य करता है, मतलब किसी भी चीज़ की एक सीमा बनकर वो कार्य करते हैं कि सीमा इस चीज़ की होती है कि ऑन द टिरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जो भी कार्यकारी परिषद होगी, ठीक है, जो भी एग्जीक्यूटिव होगी उनके ऊपर क्या, उनके जो भी उनके द्वारा जो भी अगर अत्याचार किए जा रहे हैं, ठीक है, टिरनी रूल किया जा रहा है, तो उन पर क्या होगा, वो लिमिटेशन का कार्य करेंगे। फंडामेंटल राइट्स की बात की जा रही है कि फंडामेंटल राइट्स क्या करेंगे, उन पर लिमिटेशंस लगाएंगे। एंड आर्बिट्ररी लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर, और यहाँ पे आर्बिट्ररी मीन्स भी वही होता है अत्याचारी, ठीक है, तो ये जो निरंकुश भी कह सकते हैं, तो ये जो निरंकुश कानून लॉज बनाए जाएंगे ऑफ द लेजिस्लेचर के द्वारा, तो ये जो निरंकुश जो आर्बिट्ररी लॉज होंगे इनके ऊपर भी क्या करेंगे, फंडामेंटल राइट्स लिमिटेशंस का काम करेंगे, ठीक है, यानी कि लिमिटेशंस की तरह कार्य करेंगे। इन शॉर्ट दे एम एट, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं एम करते हैं इस बात की स्थापना के लिए, एट एस्टैब्लिशिंग अ गवर्नमेंट ऑफ लॉज नॉट ऑफ मैन, ठीक है, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो इस बात पे एम करते हैं, इस बात का लक्ष्य लेते हैं, इस बात पे लक्ष्य करते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं, जिस चीज़ की हम स्थापना कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ लॉज की होनी चाहिए, ना कि गवर्नमेंट ऑफ मैन की, ठीक है, यानी कि वो कानूनों की सरकार होनी चाहिए, ना कि आदमियों की सरकार। आई होप कि आपको समझ में आया ना। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट हमारा है कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया गया। फंडामेंटल राइट्स का नाम फंडामेंटल राइट क्यों पड़ा, यहाँ पे दिया गया द फंडामेंटल राइट्स आर नेम्ड सो बिकॉज दे आर गारंटी प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब फंडामेंटल राइट्स नाम इसलिए दिया गया बिकॉज उन्हें गारंटी भी देता है और प्रोटेक्ट भी कौन करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही उनकी गारंटी भी लेता है एंड कॉन्स्टिट्यूशन ही फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट भी करता है। इसलिए फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, विच इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, जो कि धरती का एक फंडामेंटल लॉ है। नाउ देयर आर फंडामेंटल ऑल्सो इन द सेंस, और ये फंडामेंटल इस सेंस में भी है दैट दे आर मोस्ट इसेंशियल फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये फंडामेंटल इस सेंस में भी है कि ये मनुष्य क्या होता है, ये जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनके ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए मोस्ट इसेंशियल, बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। चाहे वो डेवलपमेंट मटेरियल हो, चाहे इंटेलेक्चुअल हो, चाहे मोरल हो या फिर स्पिरिचुअल, किसी भी तरह का डेवलपमेंट है वो क्या है, मतलब उसके लिए फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या बहुत ज़रूरी है, और इसी सेंस में से फंडामेंटल कहा गया है। ओरिजिनली देखें तो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर 7 फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो संविधान है हमारा वो 7 फंडामेंटल राइट्स देता है। पहला है राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 to 18, आर्टिकल्स 14 to 18, यानी कि आर्टिकल्स 14 से 18 के बारे में, 18 के बीच में दिया गया इसके बारे में। उसके बाद सेकंड है राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल्स 19 से 22 में दिया गया। तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। एक्सप्लोटेशन में होता है शोषण एंड अगेंस्ट में होता है के विरुद्ध, यानी राइट में होता है तो अधिकार। ना तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन दिया आर्टिकल्स 23 to 24, दैट मीन्स आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया। वहीं आर्टिकल 4 की बात करें तो फोर्थ पॉइंट की बात करें तो वो दिया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया जो कि आर्टिकल 25 to 28, यानी कि आर्टिकल 25 से 28 के बीच में दिया गया। वहीं फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अब यहाँ पे सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार दिया गया आपको आर्टिकल 29 to 30 में, ठीक है। आर्टिकल 29 और 30 में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार दिए गए। वहीं पर राइट टू प्रॉपर्टी की बात करें जो कि संपत्ति का अधिकार है, वो आर्टिकल 31 में डिस्क्राइब किया गया। अब मैं बताऊँगा राइट टू जो प्रॉपर्टी है इसको हटाया गया है, अब बताऊँगा कैसे हटाया गया। नाउ सेवंथ पॉइंट जो है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। संवैधानिक उपचार जो भी होते हैं, रेमेडीज होती हैं, उनका अधिकार दिया गया आपको कि आप उनका यूज कर सकते हैं। एंड ये इसके बारे में बताया आर्टिकल 32 में। तो अभी देखते हैं कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसे किस तरह हटाया गया है। तो हालांकि द राइट टू प्रॉपर्टी बाय डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ
फंडामेंटल राइट्स। हालांकि जो राइट टू प्रॉपर्टी उसे डिलीट कर देगा फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 दैट मीन्स 44वें संशोधन अधिनियम जो हुआ था 1978 में, उसके थ्रू क्या किया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी था उसको डिलीट कर दिया गया था फंडामेंटल राइट की लिस्ट, फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में से। एंड इट इज मेड अ लीगल राइट, और इसे क्या फंडामेंटल की जगह लीगल राइट बना दिया, यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया मौलिक अधिकार की जगह, अंडर आर्टिकल 300A, ठीक है। और इसे आर्टिकल 300A में रखा गया इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग 12 में। सो एट प्रेजेंट है, यानी कि वर्तमान में देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो वर्तमान में तब इस केवल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।